जय हिंद देवी एवं सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। आज हम लोग सीधा बिहार के इलेक्शन पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं प्रोफेसर प्रदीप माथुर, जो मीडिया जगत में मीडिया गुरु के नाम से जाने जाते हैं और अभी हाल ही में इन्होंने बिहार की यात्रा भी करी है। तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट उनसे जानना चाहता हूं और देश भी जानना चाहता है कि वास्तव में बिहार में होना क्या है। जो सबसे बर्निंग टॉपिक है प्रोफेसर साहब, वो ये है कि एनडीए अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही है। पब्लिक वहाँ की ये बोल रही है कि भाई नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन भाजपा उसको कंट्राडिक्टरी जवाब दे रहा है कि इलेक्शन के बाद तय होगा। तो उनके मन में कुछ और चल रहा है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, तेजस्वी यादव का चेहरा पूरे जो गठबंधन के लोग हैं वो मिलकर के तय कर लिए। इसका बिहार के इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको समझना चाहिए कि एनडीए की समस्या क्या है। वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद का नॉमिनी जो है उसको डिक्लेयर कर पा रहे हैं। एक तो ये है कि जैसे सब जानते हैं कि भाजपा में और जेडीयू में थोड़ी खींचतान है। भाजपा चाहती है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो उसका मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार एक नई समस्या आ गई है भाजपा के सामने। वो समस्या ये है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार के चुनाव में उतर गए हैं और उनकी जन स्वराज पार्टी जो है काफ़ी लगता है कि अच्छी जो है उसको बढ़त मिलेगी इस चुनाव में। अब प्रशांत किशोर जो उच्च वर्ग से आते हैं और बिहार में भाजपा का जो सपोर्ट है वो भी ऊंची जातियों का सपोर्ट है। तो अगर भाजपा जो है नीतीश कुमार जो कि एक पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको अगर कैंडिडेट अपना वो कर देती है, अनाउंस कर देती है, तो भाजपा को डर है कि तमाम जो है ऊंची जाति के लोग जो हैं कहीं भाजपा को छोड़ ना जाए। ये भाजपा की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वो कैंडिडेट जो है दो कारणों से नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। एक तो ये वाला जो मैंने आपको बताया जातिगत बात है, और दूसरा ये भी है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह उनकी पार्टी का जो है आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये तो इलेक्शन के बाद तय होगा ना कि किसका पार्टी का कौन आदमी होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो एक उसका भी असर होता है चुनाव में। प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि ये जो नया जन स्वराज पार्टी बना के प्रशांत किशोर जी इलेक्शन में आए हैं, ज़्यादातर लोगों के मुंह से तो निकल रहा है कि वो बीजेपी के बी टीम है। तो क्या वो वोट काटेंगे या डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, या पूरे इलेक्शन पे उनका क्या प्रभाव होगा? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी की राजनीति समझ में आना मुश्किल है। कई लोगों ने कहा कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन प्रशांत किशोर को जो वोट मिलेंगी वो उस उच्च वर्ग को मिल के लोगों से मिलेंगी, बड़ी जातियों के लोगों से मिलेंगी, जो कि भाजपा का वोट बैंक है। तो इस तरह वो भाजपा का नुकसान भी करेंगे। तो इसलिए ये कहना है कि वो भाजपा के हक में काम कर रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो अब वो उसको उनका क्या असर किस क्या पड़ेगा, ये कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। अभी इस इलेक्शन के पहले महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए डबल इंजन की सरकार के द्वारा। दूसरी ओर जो महागठबंधन के नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि हर परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। इसका इस पूरे इलेक्शन पे क्या प्रभाव है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिसको हम लोग कहते हैं ना फ्री बीज, जनता को पैसा देना, उनसे वादे करना और वादे के एवज में उनसे वोट लेना, ये बड़ी सामान्य बात होती जा रही है भारत में, और बिहार में भी यही हो रहा है। अब इसको कुछ तो कहते हैं कि वोटर्स को रिश्वत देने वाली बात है, क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है शायद उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ तो कई लोग कहने लगे कि ठीक है, सरकार हमको दे रही है तो क्या अपने जेब से थोड़ी दे रहे हैं मंत्री लोग, मतलब इस तरह की बातें भी होने लगी हैं। ये तो सरकारी खजाने से आ रहा है, लोगों में ये चेतना आ रही है, मतलब। तो मुझे लगता है कि इसका जो चुनाव पे असर पड़ेगा तो, लेकिन ये कहना कि क्योंकि 10,000 रुपये दे दिए तो सारा महिला समाज उनको वोट दे देगा, या तेजस्वी ने कह दिया है कि हम हर एक बहन को वो दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, तो सब एक पूरा उनके खिलाफ संग हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। ये पत्रकार लोग लिख ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये जो है राजनीति की हकीकत नहीं हो सकता है। जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा
है वो है सामाजिक न्याय का। और वो आज से नहीं, पिछले हम कह सकते हैं 3 दशक से सामाजिक न्याय की बात तो लोग करते हैं, और जैसे ही सामाजिक न्याय की बात करते हैं वहीं जातिवाद आ जाता है। तो ये जातिवाद का फैक्टर बिहार के ही इलेक्शन में क्यों ज़्यादा दिखाई पड़ता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप सामाजिक न्याय की बात अगर करेंगे तो जातिवाद आएगा ही आएगा। इसको इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि देश में जैसा हमारा समाज रहा है, इसमें तमाम जातियां, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग और दलित जो हैं, वो उनको विकास की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि इसको जातिवाद जो कहते हैं वो लोग कहते हैं जो निहित स्वार्थ वाले हैं, जो नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़ें, और इसलिए जाति की बात कहते हैं। तो कायदे से मैं समझता हूँ कि जातिवाद का जो चार्ज है, ये खासतौर से निहित स्वार्थों वाली की एक बात है, चाल है कहिए, जिससे कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया जैसा आप कह रहे हैं वो आगे ना बढ़ पाए। आप एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी है, चिंतक भी है, और देश और समाज के बारे में जानते हैं। जब बिहार का इलेक्शन होता है तो सारा फोकस बिहार की ओर हो जाता है। और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे जोड़ के देखता हूँ कि महात्मा गांधी ने भी जब अपनी आंदोलन शुरू किया तो बिहार से ही शुरू किया। तो ऐसा क्या है बिहार में जो कि बिहार का ताज सब हासिल करना चाहते? नहीं, देखिए ऐसा है ना, बिहार एक बड़ा राज्य है। बिहार से 40 एमपीज आते हैं। जिस राज्य से जितने ज़्यादा देखिए एमपी आते हैं उसका उतना ही केंद्र में वर्चस्व होता है। इसलिए न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल है, महाराष्ट्र है आपका, तमिलनाडु है, ये सब राज्य जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश को इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से इतने सारे एमपीज आते हैं, और जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लाता है सीट, वो केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाता है। दूसरी ये भी बात सही है कि बिहार जो है एक राजनीतिक रूप से बड़ा सजग राज्य रहा है, और तमाम आंदोलन बिहार से शुरू हुए हैं। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन भी बिहार से शुरू हुआ। तो बिहार में राजनीतिक चेतना जो है वो तमाम और राज्यों से ज़्यादा है। ये भी एक रीज़न है जिसकी बात से बिहार का चुनाव जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ तक इसका चुनाव का सवाल है वो ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही, वो कोalition के पार्टनर है, मेजर पार्टनर है, तो वो चाहेंगे कि वहाँ का अधिपति बना रहे, इसलिए वो पूरी जिद्दोजहद के साथ बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए बिहार इम्पोर्टेंट है। देखिए सर, हम आपसे थोड़ा यहाँ बिलीव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से कभी उनके साथ सरकार बनाएंगे, कभी उनके साथ सरकार बनाएंगे, और उनके पीछे जो ठप्पा दल बदल का लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि इस बार जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। इस पर आपका क्या विचार? नहीं, देखिए एक बात है, हम लोग को एक बात बड़ी स्पष्ट समझनी चाहिए कि ये चुनाव जो है ये इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में हो रहा है, जिसके के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। नीतीश कुमार इस चुनाव में जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर तो हैं, लेकिन मेन फैक्टर नहीं है, वो सेकेंडरी फैक्टर हैं। भारतीय जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से बिहार में वो बीजेपी को हरा सके। मतलब नीतीश बाबू जो हैं वो बीजेपी की सहायता कर रहे हैं, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनका मेन फोकस जो है वो महागठबंधन का और नीतीश बाबू को हराना नहीं है। कुछ ऐसी भी समाचार आ रहे हैं कि नीतीश बाबू चुपचाप जो है राहुल गांधी के साथ के टच में हैं। मैं नीतीश कुमार के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे अक्सर एक वो फिल्मी गाना याद आता है, कुछ और ज़माना कहता है कुछ और है मेरे दिल की, मैं बात ज़माने की मानूँ या बात करूँ अपने दिल की। मुझे लगता है कि अब अपने दिल के साथ जो है नीतीश कुमार अभी भी भारतीय ये गठबंधन के साथ हैं। उसकी जो समाजवादी नीतियाँ हैं, जो उसकी जो है पिछड़े वर्ग के प्रति जो उसकी जो प्रतिबद्धता है, उसके साथ हैं। ये कुछ उनकी मजबूरियाँ होंगी जिसके वजह से उनको एनडीए में बीजेपी के साथ रहना पड़ रहा है। बात तो सर आप बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा असली प्रश्न था कि जनता को अब उनके ऊपर से विश्वास उठ गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है कि जनता का किसके ऊपर विश्वास उठ गया है, किसके ऊपर नहीं उठा। जनता का मूड समझना बहुत बड़ा काम है। एक तो आप ये समझिए कि 24 के चुनाव के बाद जो नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व जो है उतना नहीं रहा जितना कि 24 के चुनाव से पहले था। ये तो सही बात है। और नरेंद्र मोदी जी का जब वो वाला वर्चस्व खत्म हो गया है तो धीरे धीरे और तमाम नेता जो है वो उठ रहे हैं, क्योंकि तब तक तो कोई नहीं उठा पिछले 10 सालों में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो वर्ड था वो दैट वाज लॉ एंड कमांड बोथ। तो ये हो रहा है।
तो जनता का विश्वास किस पे उठा है किस पे नहीं है ये बात कहना गलत है। लेकिन एक बात बिहार के बारे में हम लोग को समझनी चाहिए कि बिहार में जो यंग लीडर्स हैं वो बिहार में इस वक्त लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। उसमें देखिए न सिर्फ तेजस्वी हैं बल्कि राहुल गांधी भी हैं, दूसरे खेमे में आप देखिए तो चिराग पासवान हैं, इधर आप देखिए तो मुकेश सहनी भी हैं, और कुछ कुछ जो है नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं उनको भी सपोर्ट मिल रही है। तो बिहार की राजनीति जो मुझे लगता है कि युवा वर्ग द्वारा ज़्यादा प्रभावित हो रही है, ना कि बुजुर्ग लोगों के जैसे नीतीश हुए या लालू हुए या बीजेपी की लीडरशिप। मेरा ये भी मानना है कि बीजेपी के साथ एक समस्या ये भी है कि उनके पास कोई ऐसा युवा चेहरा नहीं है जो कि रियली ब्राइट हो और लोगों को अटेंड कर सके, ये भी बीजेपी की समस्या है। अभी जो उनके महागठबंधन में डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया गया जी, और वो मल्लाह जाति से आते हैं, ऐसा क्या मजबूरी हो गया? नहीं देखिए, ऐसा है कि मल्लाह जाति के बिहार में 34 लाख वोटर्स हैं और वो 2.62% वो टोटल जो है क्या कहना चाहिए जो वोट शेयर है उनके पास है। करीब 10 से लेकर 12 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जिसमें कि वो चुनाव पे प्रभाव डाल सकते हैं, वो चुनाव को किसी एक दिशा में ले जा सकते हैं। जो भी मल्लाह जाते हैं उसके सबसे बड़े लीडर जो हैं ये मुकेश सहनी हो गए हैं, और वो गठबंधन के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे, यहाँ गए, लेकिन फाइनली वो गठबंधन के साथ आ गए हैं। और उनके आने से लगता है कि मल्लाह जाति जो है वो ओवरवेलमिंगली महागठबंधन को वोट दे करेगी, और इसलिए उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद का की बात करी गई है, डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, लालू राज को ज़्यादातर लोग बदनाम करते हैं या सही करते हैं, मैं इस मुद्दे पे नहीं जाता हूँ, बट जब भी बात आती है तो जंगल राज की बात आती है। तो और दूसरी ओर जो है कोई ऐसा लगता है कि मुद्दा नहीं है, पुराने ही मुद्दे को उखाड़ते हैं कि बिहार में जंगल राज है और ये सुशासन बाबू हैं। तो क्या अब ये दोनों का प्रभाव खत्म हो गया है या मिक्स हो गया है? इस पर हम आपका देखिए, ऐसा है ना कि 20 साल से तो लालू पावर में है नहीं, तो अब ये कहना कि 20 साल पहले जंगल राज था, ये हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा, ये तो बात जो है प्रचारात्मक है, इसमें कोई तथ्य तो है नहीं। समय तो इतनी जल्दी से बदलता रहता है, तो इसलिए ये बात कहना अब लालू को कि राज में क्यों जंगल राज था, क्या था, वो एक अलग विषय है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये बात है कि लालू का सबसे बड़ा अपराध ये था कि उन्होंने बिहार में जो बड़ी जातियों का जो एक प्रभाव था उसको उन्होंने कम किया, तो इसलिए उनको जो है क्या कहना चाहिए, जो भी कुछ कहा गया, भ्रष्ट कहा गया, ये जो भी कुछ कहा गया, उनके लिए सब बातें हुई मतलब। और प्रेस जो है, जो कि हमारा आपका जो एक माइंड एक बनाता है, वो भी उसी निस्वार्थों के साथ है, जो कि देश में आप जैसे कह रहे थे सामाजिक न्याय को नहीं चाहते, बल्कि कुछ लोगों के पास जो अनड्यू एडवांटेज उनको बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये सारी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि चुनाव में जंगल राज या जैसे उन्होंने कहा दिया कि गठबंधन लठबंधन है, ये बीजेपी की ये वाली चीज़ जो है, ये मैं नहीं समझता कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है वोटरों के ऊपर। अच्छा, इन सब बातों के बाद भी प्रोफेसर साहब, आप आर्थिक चिंतक भी हैं, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? नहीं देखिए, ऐसा है कि बिहार पिछड़ा इसलिए है कि बिहार में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात यह देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो हम लोग नहीं समझते कि बिहार और ईस्ट यूपी जैसे प्रांत जो हैं ये बेसिकली अभी भी जो है एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर जो है आपको जो है उसका पानी से और इससे बड़ा संदिग्ध संबंध है। पंजाब इतना प्रोस्परस क्यों हो पाया? इसलिए भाखड़ा डैम बना। अगर मान लीजिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों पर वैसा डैम हो और साल में बाढ़ ना आए, तो आप देखिए वहाँ की एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगी। लेकिन वहाँ तो ये है कि आपने फसल बनाई, ये सब बहुत हुआ और बाढ़ के सब बहा के ले गई मतलब। तो बिहार की जो आर्थिक दशा है इसको सोचनी बनाने में इसका बहुत नदियों का बड़ा कोई उनकी बाढ़ जो है फसल बहा के ले जाती है। हम लोग जो है इन बेसिक बातों पे नहीं जाते हैं, हम लोग जो है और इधर उधर की सब बातें करते हैं। तो ये वाली बहुत बड़ी बात है। तो बिहार की और काफ़ी हद तक ईसूबी की प्रॉब्लम रही है कि यहाँ पर जो है फसल जो है वो अक्सर बाढ़ के भेंट चढ़ जाती है, और इसलिए यहाँ की जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो पाती है। और जब एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो और इकोनॉमी भी कमज़ोर होगी। कोई जब किसान के पास पैसा नहीं आएगा तो खरीदेगा क्या वो, क्योंकि उसकी फसल तो बाढ़ में बह गई है। तो ये कारण है जो कि है जिस मूलभूत कारणों पे हम लोग
जाते नहीं है, मतलब ये। अभी आपने ऊंची जाति की बात करी और ये बात कही कि लालू यादव के ज़माने में ऊंची जाति को थोड़ा सा नीचे किया गया और नीची जाति ऊपर आई, तो क्या ये इस इलेक्शन में जातिवाद का मुद्दा खत्म हो जाएगा? ये देखना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में जातिवाद का मुद्दा कम तो नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये इट विल नॉट बी ए सोल फैक्टर जैसे अभी तक होता आया है कि आपने जो कैंडिडेट्स की जात देखी वो देख लिया, उसकी पार्टी के कितने कैंडिडेट्स हैं और आपने जोड़ लिया कि इनको इतनी वोटें मिलने वाली हैं। मुझे लगता है कि जाति का मुद्दा होगा तो, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा जैसा कि पिछले चुनाव में निभा रहा था। क्योंकि अब देखिए ना, हो क्या रहा है कि राहुल की यात्रा के बाद से विकास के मुद्दे पर लोगों की बात जाने लगी है और जनरली बात हो रही है बेरोजगारी की, गरीबी की, और इससे बातें हो रही हैं। उसे बिहार में एक जो और मुद्दा जो बहुत गरमा गया वो वोट चोरी की बात आ गई। तो वोट चोरी ने जो है क्या करना है कि सभी लोगों को द्वेलित किया है। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी वोट वो दे और कोई और जीते, मतलब ये है। तो मुझे लगता है ये दो मुद्दे जो हैं, आर्थिक विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा जो है, जाति के ऊपर से जाति का प्रभाव उतना को कम करेंगे और इस बार जाति जो है चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं होगा। एक अंतिम प्रश्न है जो अब की इलेक्शन में शायद पहली बार प्रयोग मैं देख रहा हूँ बिहार के अंदर, वैसे तो देश के अंदर हुआ, कि कुछ नाचने वालों को भी टिकट दिया गया, कुछ गाने वालों को भी दिया गया। ये बड़ा भीड़ आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या ये वोट में भी कन्वर्ट हो? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि टिकट तो कोई भी ले सकता है। टिकट लेने के लिए कोई बड़ा पढ़ा लिखा होना या बहुत ही संभ्रांत परिवार का होना आवश्यक नहीं है, मतलब। और लोगों को अटैक भी किया जा सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कि जिसको टिकट दिया जाए उसको थोड़ी सी राजनीतिक समझ हो, वो ईमानदार हो, वो चरित्रवान हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसको टिकट दे रहे हैं क्या है। लेकिन बिहार की राजनीति का एक जो फैक्टर है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो ये है कि बिहार में CPI ML को 20 सीटें जो है गठबंधन ने दी है। इसका मतलब बिहार जो अकेला ऐसा राज्य है केरल के बाद जहाँ अभी भी जो वामपंथी विचारधारा का प्रभाव है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमारी समझ में आएगा कि बिहार का जो राजनीतिक चरित्र है वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से बहुत अलग है। और पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, काफ़ी अच्छा रहा था। CPI को भी सीटें मिली थी, सब है। ये बात बताता है कि बिहार की राजनीति अभी भी जो है आम जनता के मुद्दों से और ज़मीनी लोगों के साथ जुड़ी हुई है। और हम बिहार की अगर राजनीति का आकलन इस फैक्टर्स के साथ करते हैं तो हम इसको जो है एक दूसरी तरह से देख सकते हैं। मतलब हमको ऐसा लग रहा है सर कि बिहार कुनबों में, यानी कुछ सीटों पे चिराग पासवान के महत्व हैं, कुछ सीटों पे मल्लाह का महत्व है, कुछ सीटों पे अगड़ी जातियों का महत्व है, तो ये सब मिला जुला है। और कुछ सीटों पे जो ये मतलब अब लगता है कि राजनेताओं का अभाव हो गया है, तो अभिनेता लोगों को उतारा जा रहा है, जो कि पूरा मिक्सअप हो रहा है राजनीति का। अब इसको कैसे आप देख रहे हैं? इसको अभाव आप क्यों कहते हैं? मतलब तब आप कई अभिनेता तो देश में मुख्यमंत्री बने, तब आप बने, NTR बने, रामचंद्रन बने, सब है। तो अभिनेताओं को भी पूरा अधिकार है कि आए जनता का के बीच में पॉपुलर है, उनका समर्थन लें और राजनीति करें, मतलब। तो उसका अभाव की बात थोड़ी है। तो उनको भी आने दीजिए राजनीति में, क्या दिक्कत है? वो जनता, शायद वो जनता को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं और सब बात करते हैं, सब है। तो मैं समझता हूँ कि उनका आना या गाने वालों का आना जो है कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये हम लोग की एक मनोवृत्ति है मिडिल क्लास की, और जिसको कि हम जो है इन लोगों को थोड़ा कमज़ोर या वैसा समझते हैं, हे समझते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा ये दृष्टि नहीं था कि हे समझते, मतलब राजनीतिक अनुभव की ज़रूरत होती है राजनीति में आने के लिए। नहीं, देखिए, आप इसकी बात कहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम लोग जो राजनीति में आते हैं उनको राजनीति की समझ नहीं होती। राजनीति की समझ जब होती है जब आप जनता के बीच में काम करते हैं, तब आपको मुद्दे पता लगते हैं और ये होता है। लेटेस्ट आपको इसके एग्जाम्पल जो है आपको राहुल गांधी में मिलेगी। राहुल गांधी पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और अक्सर जो है तो कुछ ऐसी बातें कर जाते थे जो कि बड़ी हंसीप्रद हो जाती थी। जब से राहुल गांधी ने ये अपनी यात्रा निकाली है, पूरे देश को देखा है, लाखों लोगों से मिले हैं, उनसे बात करी है, उनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया है, तब से राहुल गांधी का एक बिल्कुल नया राजनीतिक अवतार हो गया, मतलब। तो राजनीति आपको आती है जब जनता के साथ आप बैठते हैं। दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि राजनीति जो है TV के स्टूडियो में बैठ करके और प्रेस को एक बयान दे के हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, मतलब। मैं समझता हूँ जो है जब तक आप मास कल्चर में नहीं आएंगे तब तक राजनीति को आप नहीं समझेंगे। और जो भी आदमी इसको समझ रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो राजनीति को समझेगा, मतलब। फिर से हम उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं
कि एक तो आपने कहा कि राहुल गांधी यात्रा करके बहुत समझदार हो गए राजनीति समझदार नेशनल लेवल पे। प्रशांत किशोर और ज़्यादा समझदार हैं बिहार में, उन्होंने भी बड़ी यात्राएं करी। हाँ तो वोट का मैं कन्वर्जन पूछ रहा हूँ सर, आप तो बहुत विद्वान हैं, पिछले 6-7 दशकों से आप राजनीति की। नहीं, देखिए वोट के कन्वर्जन की बात यह है जी कि आपको एक बात ये समझना चाहिए, जो कि हम लोग जो एनालिसिस करने बैठते हैं अपने पूरे ज्ञान के साथ मिस कर जाते हैं, कि भारत में चुनाव जो है वो जो वोटर जो वोट देता है उसका काफ़ी बड़ा फैक्टर जो है एनालिसिस नहीं होता। वो कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन करके वोट नहीं देता, वो भावना के अंदर बह के देता है, वेव के अंदर बह के देता है। मतलब अक्सर आप देखेंगे कि एक ही वेव आ गई, तो जो वेव आई तो मतलब ये है कि अच्छे लोग धाराशायी हो गए उसमें। मतलब मुझे याद है कि जब हम लोग यंग थे और चुनाव कवर करते थे, तो 71 के चुनाव में एक इंदिरा गांधी आई थी बहुत बड़ा मौत लेके, तो एक वो चलता था, नारा चलता था, शक्ति है इंदिरा गांधी में, पेड़ गिरेंगे आंधी में। तो अब सवाल ये है कि वो तो एक वो वेव होती है। नरेंद्र मोदी की भी तो वेव आई ना, एकदम से जो भी हिंदुत्व वेव आई, तो उस देखा आपने सब लोग अच्छे बह गए उसमें, कांग्रेस जो है 50-54 सीटों पे आ गई। मतलब ये है, तो ये वाली चीज़ फैक्टर्स को हम लोग जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। इसका जो है वहाँ पर कोई वेव नहीं चल रही है बिहार में, लेकिन तब भी ये है कि जो यंग लोग आ रहे हैं वो कुछ लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, उनमें प्रशांत किशोर भी हैं। मेरे एक मतलब जो एक पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने तो एक जगह ये भी कहा है कि भाई आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, प्रशांत किशोर जो वही करने वाले हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था। मतलब ये है, तो खैर में तमाम तरह की एनालिसिस है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को, पत्रकारों को या राजनीतिक विशेषज्ञों को, हम लोगों को कोई भविष्य वक्ता होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें मतलब बिहार का चुनाव, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अभी आपने कहा, राजनीति का में जाति का जो है जातिगत प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है इस बार। मुद्दों की राजनीति ऊपर उभर के आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये पुराने जो नेता हैं, बुजुर्ग नेता, उनका प्रभाव कम हो रहा है, और जो यंग लीडर्स हैं वो जनता को ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, ओवरऑल बिहार का ताज किसके सर पे? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अगर महागठबंधन जीतता है तब तो तेजस्वी यादव जो है बनेगी, क्या करना चाहिए सब है। और मैं नहीं समझता कि अगर एनडीए जीतता है तो मैं नहीं समझता कि नीतीश को जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुझे नहीं लगता। मुझको लगता है कि नीतीश को इस बार थोड़ी सीटें भी कम मिलेंगी। प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कि 25 से ज़्यादा उनको सीटें मिल जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को सीटें कम मिलेंगी। और वैसे भी अब उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मैं नहीं समझता कि कोई वो बात है। जनता दल यूनाइटेड कहे जरूर के नेता वो बनेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है उनकी एज भी हो गई है, थक भी गए हैं, 20 साल राज भी कर लिया उन्होंने, तो या तो तेजस्वी यादव बनेंगे या कोई नया चेहरा जो है आएगा भाजपा, और अगर जेडीयू की सरकार। इसका मतलब है कि आपका टोटल जो विश्लेषण है चुनावी, वो ये है कि यंग जनरेशन की तरफ, हाँ, यंग जनरेशन की तरफ, हाँ, जनरेशन चेंज होगा बिहार में, और मैं नहीं समझता कि नीतीश जो है दोबारा मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमारे दर्शकों का आपने काफ़ी क्वेरी शांत किया। बहुत लोग कह रहे थे बहुत दिन से कि भाई बिहार के इलेक्शन पे, हमने कहा थोड़ा मुद्दा गर्म हो तो बात करते हैं, और आज आपने लोगों के मन की बात को शायद कहा है। और अगर हम दोबारा से बिहार इलेक्शन पे मैं समझता हूँ कि अगले वोटिंग हो जाए तो कुछ उसका आयाम, कुछ नक्शा तय हो जाएगा, दोबारा आपसे बात करेंगे। आप देखते रहिए मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मैं राजनीतिक चर्चा पे ही आपके साथ उपस्थित हूँगा। जय हिंद।